अच्छा जरा अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फार्मूला की प्रैक्टिस है, ठीक है। ये एक एडिशनल टाइम हम दे रहे हैं, इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन इससे हमारा टाइम सेव होता है, तो इसलिए फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। फार्मूला सिर्फ इस्तेमाल होता है बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए और कॉस्ट फाइंड करने के लिए, और वो भी तब कि अगर इन दोनों में से एक गिवन हो और एक फाइंड करना। एक कॉस्ट गिवन हो तो डायरेक्ट बुक वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और बुक वैल्यू से डायरेक्ट कॉस्ट कैसे फाइंड करनी। अब हमने एक परसेंटेज वाला मेथड भी तो पढ़ा है। परसेंटेज वाला मेथड हमें क्या कहता है कि भाई अगर कॉस्ट गिवन ना हो ना तो 100 लेट कर लिया करो, कॉस्ट गिवन ना हो तो 100 लेट कर लिया करो। अब उस फार्मूले से क्या होता है, उस फार्मूले में भी क्या करते हैं, 100 लेट करके आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू फाइंड करेंगे उस 100 से, वो परसेंटेज फाइंड करते होते हैं। अब वो डेप्रिसिएशन आपको गिवन हो, अक्यूमुलेटेड एक्शन गिवन हो, बुक वैल्यू गिवन हो, कॉस्ट गिवन हो, वो हर तरह के सवाल के ऊपर फिट हो जाता है। लेकिन जो फार्मूला होगा ना वो बुक वैल्यू से कॉस्ट और कॉस्ट से बुक वैल्यू, 90% चीजें इसके गिर्द घूमती हैं, बट 10% आपको 100 वाला फार्मूला भी अपने पास रखना है, बल्कि वो तो रखना ही रखना है। 100 वाला फार्मूला हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आगे MFA और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर परसेंटेज वाला मेथड और लेट एक्स करने वाला मेथड और ये जो फार्मूला, ये सारी चीजें हमने अपने पास रखनी है, और ये हमारा एक एसेट है, नॉन करंट एसेट, और हमने इसका बेनिफिट लेते ही रहना है। प्लस दूसरा वो CPS वाला मेथड है, वो 3 मेथड्स हैं बेसिकली, उनमें से हमने अभी एक अडॉप्ट किया हुआ। एक इक्वेशन वाला मेथड होता है, एक लेट एक्स करने वाला होता है, और एक 100 वाला होता है। हमने 100 वाला सीखा, और मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही 100 वाले तरीके से करवाता हूं, बट वो मुझे याद नहीं आया। मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, कि वो भी 20 मिनट का लेक्चर है, जिसने वो भूल गया या जिसने पहले लेक्चर वो नहीं लिया हुआ, वो एक दफा लेक्चर ले लेगा, वो आपको परेशानी दूर हो जाएगी। ये सारे तरीकों से ना बस टाइम सेव होता है, और कोई मसला नहीं। अब मैं लिखने लगा हूं जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड, एक इसके अपने फार्मूलाज हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अपने हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बल्कि आप पहले लिख लें रेजिडुअल वैल्यू नॉट गिवन, और रेजिडुअल वैल्यू गिवन। क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू गिवन होता ना तो डेप्रिसिएशन अप्लाई करने का तरीका चेंज हो जाता है। ऐसे करते हैं ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन, अगर आपने फाइंड करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसका फार्मूला होगा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और अगर अक्यूमुलेटेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय। क्योंकि सर ये तो काम मुझे पहले ही पता था कि अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी तो माइनस करके रेट अप्लाई करना है, और टाइम की जगह टोटल टाइम अक्यूमुलेटेड फाइंड करनी है ना, मतलब जितने टाइम की आपको चाहिए। अगर आपको बुक वैल्यू चाहिए, इसका बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर्ट। कॉस्ट से बुक वैल्यू या बुक वैल्यू से कॉस्ट, मतलब ये असल में फार्मूले, अगर आप कहते हो कि सर हमें ये भी बताते जाएं कि ये फार्मूले हमने पहले कहां पर पढ़े हुए हैं, तो भाई ये वाला ऊपर वाला फार्मूला है I इज इक्वल टू पी आर टी, और ये वाला फार्मूला है आपका A इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस, बस मैंने प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है क्योंकि माइनस हमारी वैल्यू कम हो रही है ना फ्यूचर के अंदर, इसलिए माइनस लिखा हुआ। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही है हमारा। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल काम है,
जिसकी वजह से लोग फार्मूला लगवाने से घबराते भी हैं और डरते भी हैं, और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि 90% अकाउंटिंग के टीचर्स वो क्यूएम के टीचर्स नहीं होते। बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो क्यूएम और अकाउंटिंग साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उनको वो जो एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला करेक्टली वो नहीं आती, आ ही नहीं सकती, पढ़ा ही नहीं हुआ। जैसे आप एज अ स्टूडेंट हो, आपने स्टूडेंट फाइनेंस तो आपने भी पढ़ लिया, लेकिन ये एप्लीकेशन आगे जाकर अपनी लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई करोगे वो बहुत मुश्किल है आप लोगों के। आप वो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको बताया जाए, खुद से नहीं कर पाओगे। तो जब रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती है ना, तो लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की, जैसे ही रेजिडुअल वैल्यू नजर आई दोबारा अप्लाई किया तो वो सवाल ही अजीब हो जाए। तो इसका जो फार्मूला है वो एक थोड़ी सी एक टेक्निक की वजह से लोग घबरा जाते हैं, C माइनस आर इंटू 1 माइनस RT। आपको ये तो हमें पता है, ये इतना फार्मूला सबको ही पता है, जवाब फाइंड करते हैं गलत आता है, क्योंकि इसमें प्लस आर भी करते होते हैं। क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ना कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। वो क्या है फार्मूला, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो आप लोग आर माइनस कर रहे हो, ये क्यों माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। वो आर एक दफा माइनस करके डेप्रिसिएशन आ जाती है, वापस दोबारा आर प्लस भी किया जाता है। अब आपका आंसर 100% आएगा, ठीक चाहे आपको फार्मूले से कर लो या फार्मूले के बगैर कर लो। और इसका चांस क्या होता है पेपर में, 1% से भी कम। लेकिन जब आएगा, या तो फिर आप फार्मूला अप्लाई ना करें, अपने तरीके से कर ले, नॉर्मल तरीके से। बट अगर रेजिडुअल वैल्यू के साथ बुक वैल्यू फाइंड करनी है ना, या बुक वैल्यू से आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो ये एक पूरा फुल फ्लैज फार्मूला है। ये वही लिखा हुआ है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैंने सी की जगह क्या लिखा, C माइनस आर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होती है। आगे वही 1 माइनस आर टी लिखा, फिर प्लस आर क्यों लिखा, क्योंकि पहले माइनस किया था। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है डेप्रिसिएशन लेने के लिए बस। तो ये एक फार्मूला थोड़ा सा आपको अजीब और बल्कि सा लगेगा, बाकी तो फार्मूले सीधे सीधे ही है ना। तो आप चाहो तो ये फार्मूला तैयार करना है तो एग्जैक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं, C माइनस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है ना, C इंटू 1 माइनस आर टी प्लस CRRT, वो इस तरह का एक फार्मूला बन जाता है इसको सिंप्लीफाई करने से। लेकिन उसका फायदा नहीं है, हमें रट्टा लगाना पड़ेगा। ये हमें पता है कि मैंने C की जगह क्या लिखा, C माइनस आर, और 1 माइनस आर टी तो उसका अपना फैक्टर है, और R वापस ऐड कर दिया जी। हाँ जी, रेट 1 ओवर यूजफुल लाइफ वाला है, वो वाला रेट खत्म हो गया। अगर दूसरे वाला लगाएंगे ना तो फिर डायरेक्ट कॉस्ट लेंगे। अगर रेट अपना, और जो रेट गिवन होता है ना हमें, वो 1 ओवर आर वाला लाइफ वाला होता है, इसलिए हम वो वाला रेट होता ही नहीं। अगर हमने रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करके कॉस्ट में से वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला क्यों किया भला, ये इसलिए किया क्वेश्चन के अंदर अगर हमें बुक वैल्यू गिवन हो और हमें कॉस्ट चाहिए, अगर कॉस्ट ही गिवन है फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये फार्मूला किसके लिए है, बुक वैल्यू गिवन हो और कॉस्ट फाइंड करनी पड़े, सिर्फ इस मकसद के। और अगर आपको कॉस्ट ही गिवन है तो फिर तो ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, फिर तो हम कॉस्ट की एक्यूमुलेटेड फाइंड कर लेंगे, उसमें से कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों, बुक वैल्यू गिवन हो और हमने कॉस्ट फाइंड करनी, बस बुक वैल्यू गिवन हो, हमें कॉस्ट चाहिए। सॉरी, रेट हमारे पास ना 2 रेट होते थे ना, आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे थे, कि एक हमने रेट कहा था कि इसका रेट का फार्मूला होता है 1 ओवर लाइफ, ठीक है ना, और एक रेट हमने पढ़ा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर, ठीक है। जब ये वाला रेट इस्तेमाल करते हैं ना, फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते होते थे, फिर डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई कर देते थे। तो अब ना ये वाला काम है, जब भी रेट फाइंड करना हो या रेट से लाइफ फाइंड करनी हो, हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब आ जाए जरा यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक ही फार्मूला है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर की पावर टी या एन। अब ये वही वाला फार्मूला, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। बस एन की जगह मैंने टी लिख दिया, आप एन लिख सकते हो। आई और आर की जगह रिप्लेस की है, प्लस और माइनस को रिप्लेस किया है, पी को सी के साथ और एस को बुक वैल्यू के साथ रिप्लेस किया, क्योंकि बुक वैल्यू हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में खुद ही पता है आपको बीवी कब मिलेगी, फ्यूचर। बस आज आप बस इन्वेस्टमेंट करो, कॉस्ट लगाओ। मतलब आज अगर किसी 5 लाख का एसेट खरीदोगे ना, तो वो डेप्रिशिएट होगा, तो बुक वैल्यू आ जाएगी या फ्यूचर में आएगी, फ्यूचर में आएगी। तो बुक वैल्यू फ्यूचर वैल्यू होती है बेसिकली। अब एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाता है, ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी मंथ पर अप्लाई नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी मंथ पर अप्लाई, अगर आपको 6.5 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए तो 6 सालों के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा, 6 महीनों पे नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम एसेट खरीदते हैं तब भी मंथ का केस आ जाता है, जब हम बेचते हैं तब भी मंथ का केस आ जाता है। वो कहते हैं अगर कभी ऐसा हो कि मंथ का केस बन रहा हो, तो मंथ वाले की जगह आपने ना कौन सा फैक्टर इस्तेमाल करना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। और सिंपल इंटरेस्ट वाला यानी ये जो फैक्टर है 1 माइनस आर की पावर टी, ये है कंपाउंड फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है, और 1 माइनस आर टी ये है सिंपल इंटरेस्ट का फैक्टर। कहता है कंपाउंड के अंदर भी अगर मंथ आ जाए ना, तब अगर आप फार्मूले की हेल्प लेना चाहते हो तो फिर मंथ की जगह कौन सा फैक्टर लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट का। और सालों की जगह जो कंप्लीट साल है, अब हमने क्या करना है पेपर, अगर हमें ये सवाल सिर्फ उस के लिए काफी है जिसको डायरेक्ट बुक वैल्यू चाहिए इसमें, और या बुक वैल्यू गिवन है और उसको कॉस्ट है। गॉट इट। अब प्रॉब्लम ये होता है, मेरे पास मैंने एक फार्मूला लगाता हूं, सपोज दैट बुक वैल्यू इज इक्वल टू सी इनटू 1 माइनस आर टी इनटू 1 माइनस आर की पावर टी। अगर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है ना क्या है कि जब मैंने खरीदा था ना, तब पूरा साल नहीं था, कुछ महीने थे, उन महीनों के लिए मैंने ये फैक्टर इस्तेमाल किया और बाकी सारे सालों के लिए ये फैक्टर इस्तेमाल। कभी कभी मैं इस तरह के 2 फैक्टर लगाता हूं, 1 माइनस आर टी 1 माइनस आर टी 1 माइनस आर की पावर टी। ये कब लगाया करूंगा, जब खरीदा था तब भी महीने थे, जब बेचा था। ऐसा होता है ना, आपका साल है जनवरी टू दिसंबर, हमने कैसे खरीदा अक्टूबर में, तो क्या पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी या अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, 3 महीनों की आएगी। फिर हमने 5-6 साल इस्तेमाल कर लिया, फिर 8वें साल जाकर ना जून में बेच दिया। अब बेचने वाला भी पूरा साल नहीं है, तो खरीदने वाला पूरा साल ना हो, बेचने वाला पूरा साल ना हो, तो उसके लिए ये फैक्टर लगाएंगे और सालों के लिए ये पूरा फैक्टर लगाया करेंगे, और ये सवाल पढ़ के हमें पता चल जाएगा। और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए मैं आपको फार्मूला नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप फाइंड किया करो कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। और एक आखिरी बात, इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं, इसके अंदर आपने रेजिडुअल वैल्यू हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अगर रेजिडुअल वैल्यू का यहां तक रोल है कि इसका रेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर ओवर सी। ये सिर्फ रेट फाइंड करते हैं इस मेथड से, रेट फाइंड करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू चाहिए होती है, वरना नहीं चाहिए। हाँ चलिए जी, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं सिंपल इंटरेस्ट बाद में एंड पे 2-4 सवाल करवा दूंगा, फिलहाल हम कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा। An asset sold
for rupees 900,000 at 30th April 2025, whose book value is rupees 1020,000, which was purchased at 1/1/2019, rate of depreciation 12%, reducing balance method. Pass journal entry of disposal. Pass journal entry of disposal. अच्छा, एक तो इसकी ना एंट्री डायरेक्ट भी पास होती है, वो मैं नहीं अभी बता रहा, क्योंकि अभी तो हमारी प्रैक्टिस क्या है, कॉस्ट फाइंड कैसे करते हैं। हाँ जी, डिस्पोजल की एंट्री डायरेक्ट एंट्री आती है आपको, किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं, क्या होती है डिस्पोजल की? हाँ जी, यहां पर हम लिखेंगे कैश, लिख दू 9 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मुझे नहीं पता, एसेट या पीपीई क्रेडिट, उसकी बुक वैल्यू से क्रेडिट करते हैं या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से। वैसे एक मेथड है जिससे बुक वैल्यू में भी इजाजत होती है, लेकिन अभी वो हम कर नहीं रहे, अभी हम कॉस्ट की बात करते हैं। और इसको लॉस हुआ है या गेन हुआ है? 9 लाख का एक एसेट बेचा जिसकी बुक वैल्यू थी 1020, कितना लॉस हुआ? 1 लाख। एसओपीएल, इस एंट्री लिखने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले। 9 लाख मेरे पास कैश आया, मैंने कैश डेबिट किया, 9 लाख वाला एसेट मैंने 10,20,000 का बेचा, सॉरी 10,20,000 वाला एसेट 9 लाख का बेचा, तो 1,20,000 मुझे नुकसान हो गया, मैंने एसओपीएल डेबिट कर दिया। फायदा होता तो एसओपीएल क्रेडिट, नुकसान होता है तो एसओपीएल, ऐसा ही है। और उसके बाद पीपीई की कॉस्ट लिखनी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी। अगर मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए तो मैं कॉस्ट फाइंड कर लूंगा, और अगर कॉस्ट आ जाए तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लूंगा। अब मेरे पास जो फार्मूला है इसका कॉस्ट फाइंड करने का, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मैं फौरन देखूंगा मेरे पास टाइम कितना है। किस तरह से आपने टाइम काउंट करने का तरीका देख ले, एडिशन, ईयर्स और डिस्पोजल। एडिशन का टाइम, बाकी साल और डिस्पोजल का टाइम, इन 3 हिस्सों में सोचना है, और उसमें इन 3 हिस्सों को कब अलग अलग करना है, कैसे अलग अलग करना है। अगर मंथ है तो अलग करो, मंथ नहीं है तो अलग आए। जरा फिर आपने जो एसेट बेचा है उसे खरीदा कब था? ईयर एंड दिसंबर है, 1/1/2019। अब 2019 में एक एसेट खरीदा, 2019 का पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ होगा या कुछ मंथ? पूरा साल। अगर पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ है तो इसका मतलब है एक फैक्टर से तो जान छूट गई। टोटल 3 फैक्टर है ना, एडिशन वाला फैक्टर गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल और 25 के 4 महीने। अब 6 साल अलग, 4 महीने अलग। डन। फार्मूला मैं लिखूंगा, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी इनटू 1 माइनस आर की पावर टी।
जो मैंने पहला फैक्टर लिखा है मंथ वाला, ये 4 महीनों के लिए है। जो दूसरा फैक्टर है ये 6 सालों के लिए। जो दूसरा फैक्टर है वो 6 सालों के लिए है। बुक वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 10200000। कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है, 1 माइनस रेट है 0.12 इंटू 4/12। पता चला ना 4/12 क्यों लिखा है, मंथ के लिए फैक्टर, इंटू 1 माइनस 0 की पावर, आप यहां पर डायरेक्ट 0.88 भी लिख सकते थे। सवाल हो गया। अब वो साइड पूरी फैक्टर हल करके ना, सॉल्व फॉर एक्स करने की बजाय ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये वाला फैक्टर अपने कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, जो जवाब आएगा 10,20,000 पे डिवाइड हो जाएगा, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ये जहां मर्जी लगा ले, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई जहां मर्जी लगा दे। 22,87878 22,87878 डन। अब ये मेरे पास कॉस्ट आ गई और बुक वैल्यू मेरे पास पहले ही थी। इस कॉस्ट का और इस बुक वैल्यू का आपस में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो माइनस करके बता दो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 126787। नेगेटिव कैसे आ रहे हैं, कॉस्ट में से कॉस्ट हमारे पास 22 लाख है और वो 10 लाख है। अब पुट कर दें जो आंसर है, कॉस्ट की जगह कॉस्ट लिख दें 22,87878 और ये हमारा 1267878। ये आपके पास जर्नल एंट्री पास होगी। मेन हमारा टारगेट जर्नल एंट्री नहीं है, मेन हमारा टारगेट है बुक वैल्यू से कॉस्ट या कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, कॉस्ट से तो बुक वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो जाती है, कॉस्ट लिखकर ईयर बाय ईयर करते जाओ, लेकिन अगर बुक वैल्यू से वापस जाना हो ना तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ये या तो 100 वाला तरीका होता है या ये तरीका। आगे फिर क्वेश्चन लिखें। अच्छा, ना समझ लगे ना तो आपकी जिम्मेदारी है पूछना। सोना तो सो जाओ, और जो सोता है वो खोता है। फिर ये ना कहना कि फार्मूला खो गया। जी चले अगले सवाल पे, या कोई बात किसी ने पूछनी है, नहीं भी पूछनी तो मैंने पूछनी है फिर। चले सवाल लिखो फिर। A plant sold at 30th June 2024 for rupees 700,000, whose book value at this date is 620,000. Which was purchased one 10/2020. Rate of depreciation 10% reducing balance method. जल्दी से मुझे इसकी ना जर्नल एंट्री पास करके दे दें, बल्कि जर्नल एंट्री मैं पास कर दे तो आप बस अमाउंट ही लिख देना उसमें। कैश, accumulated depreciation, प्लांट और एसओपीएल। 80,000 है एसओपीएल। ईयर एंड अभी हम ना जनवरी टू दिसंबर ही है सारा, जनवरी टू दिसंबर। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, करने दे एक दफा ना, सबको करने दे, मैं नाम लेकर पूछूंगा।
गया सर। सबका हो गया? चलो करो। कठिन नहीं लगा। वैल्यू, बुक वैल्यू रीस्टेट हो जाती है ना हर दफा, तो वो सारे एडिशन वाले हो जाएंगे। वैसे इसका एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन वो ऐसे ही टाइम लगेगा। अभी भी चल रहा है। हाँ उमर भाई, कितनी वैल्यू आ रही है कॉस्ट की? 918195 94 जो तो 7 है। बाकी देखिए मैच करें, मैच हो रही है या अभी फाइंड हो रही है? ये अभी कुछ लोग मसरूफ हैं, तो पता नहीं वैसे ही आंखें बंद करके नीचे लगे हुए हैं या कर भी रहे हैं कुछ। हो गया? यही आंसर है। अक्यूमुलेटेड डेप्थ तो फिर आ जाएगी, क्योंकि या तो इसकी बैलेंसिंग फिगर भी अक्यूमुलेटेड डेप्थ है, या आपने जो फार्मूला लगाया उसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमारे पास। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 291 29, अच्छा 298 है, 298,197। ठीक होगी बात? अगले सवाल पे चले। अब ना जल्दी करना है। हमारे पास 3 months थे और 6 months बैठ नहीं, अगर ऐड करोगे ना तो क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप लोग खुद पहले मुझसे सवाल करने से पहले ना खुद सोचा भी करो। आपकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होकर रेट अप्लाई होता है, मतलब अमाउंट हर आने वाली अमाउंट पर अप्लाई होता है ना। वो जो पहली वाली अमाउंट है, पहले वाला टाइम है, वो अप्लाई होना शुरू वाली कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, और जो आखिरी वाला टाइम है वो बुक वैल्यू पर अप्लाई होना है। तो इसलिए फिर दोनों का अगर टाइम सेम कर दिया, वो तो फिर कौन सा टाइम बन जाएगा? एडिशन वाला सारा या डिस्पोजल वाला सारा। अच्छा, आप थोड़ा सा यानी ये कॉन्सेप्ट भी करते हैं और विद कॉमन सेंस भी, के साथ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एसेट सोल्ड for rupees 300,000 at 30th April 2025, whose book value at 1/1/2025 is rupees 350,000. Rate of depreciation 10% reducing balance method. Pass journal entry of disposal को बता देता हूं at
30th April 2025, date of purchase of asset, one 10/2018। करो जरा। ईयर एंड अभी हमने नहीं लिख रहा है ना, तो जनवरी टू दिसंबर ही है। ईयर एंड सब का सेम ही चल रहा है, अभी सिर्फ फार्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान से चीजें अप्लाई करनी है। हाँ ये लिखा हुआ सर। नहीं 25 है। क्या हुआ? हाँ डिफरेंट, यही तो मैंने कहा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी, सोचना भी है थोड़ा सा, लकीर के फकीर नहीं बनना। हो गया? सद हो गया आपका? मुशर्रफ चल रहा है? ईयर एंड दिसंबर है, मतलब हमारा साल जनवरी टू दिसंबर वाला है। हाँ जी हो गया। मुकद्दस
हाँ जी बताएं कॉस्ट क्या? 652957। हाँ अफनान आपके कितने? 67547 ओके। आपकी कितनी? आप ऊपर वाली गजनफर 698776। हाँ जी आपकी सेकंड वाली असद। इनमें कोई है या कोई और है? अच्छा दरमियान वाली। हाँ बीच वाली। अच्छा कॉन्फिडेंस रखें, हो सकता है कौन सी गलत है कौन सी दूसरी वाली है। अच्छा पहली वाली गलत। हाँ रुखसाना आपकी कौन सी? 6 ही नहीं है बताएं कितनी है? 232923 ओके। मतलब आपने ये जो फाइंड किया है ये मैं कॉस्ट पूछ रहा हूं, ये आपने कॉस्ट बताई है। मतलब एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू 3,50,000 है उसकी बुक वैल्यू 2,32,000 थी। कॉस्ट ज्यादा होती है हमेशा, बुक वैल्यू तो डेप्शन माइनस करने के बाद आती है। तो ये तो जवाब ये कहीं एक्यूमुलेटेड डेप्शन फाइंड कर लियो आपने। सर पहली वाली गलत है। सिर्फ पहले वाली सिर्फ आपकी है? नहीं 2-3 लोगों की थी। अच्छा जिस किसी की और के वो लेने दूं या और किसकी है ये? सेकंड वाली आ रही। हाँ आतिफ 6922811। हाँ जी साहिल सेकंड वाली। अच्छा ये ना आपकी जो फाइंड हो रही वो बताएं, ये ना कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। हाँ सबा 6999384 हम सायों की भी यही है। और है कोई या फाइंड ही नहीं की? बताएं। अच्छा यही काफी है सारी? अच्छा चले देखें अब हमने इसका सही आंसर निकालते हैं। इधर देखिएगा जरा, डेट का बड़ा ख्याल रखते होते हैं। आपके पास जो बुक वैल्यू है वो है 3,50,000। अच्छा इसमें एक और गलती भी आपसे हो सकती है, वो भी मैं बताता हूं। वो आपने एंट्री पूरी कर ली अपनी? यानी सारा कुछ लिख लिया। आप ये भी चेक करें कि आपका डेबिट क्रेडिट बराबर भी आ रहा है या नहीं। चले 3,50,000 हमारे एसेट की बुक वैल्यू है, लेकिन वो किस डेट की है? ये 1/1/2025 की है, ना कि 30 अप्रैल 25 की है। बुक वैल्यू की डेट उसने खुद बता दी है। पहले सवालों के अंदर जो पिछले सवाल हमने किए थे, जिस दिन बेच रहे थे बुक वैल्यू भी उसी दिन की होती थी। अब हमें बुक वैल्यू से वापस जाना है। खरीदा इसको कब था? इसका मतलब है 2018 के तो 3 महीने आ रहे हैं, 2018 के 3 महीने 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल। ये जो अगले वाले 4 महीने ये नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू अप्रैल की नहीं है, बुक वैल्यू 1/1/2025 की है। तो हमने तो बुक वैल्यू तक का टाइम देखना है ना। आपने जब ये टाइमलाइन बनाए, इस टाइमलाइन में आप देखें कि आपने ऐसे खरीदा था 1/10/2018 और बुक वैल्यू बताई हुई है 1/1/25 की। तो अब टाइम काउंट करें ना। हमने तो बुक वैल्यू का फार्मूला लगाना है। हमने बेचा नो डाउट 30 अप्रैल को है, लेकिन बुक वैल्यू 30 अप्रैल की नहीं है। तो हमने जब टाइम काउंट करना है
तो 3 महीने तो आ जाएंगे 2018 के, 6 साल और बाकी 6 साल है पूरे पूरे। अगले 4 महीने जिसने लिए हैं ना उसने गलत किया है, क्योंकि अगले 4 महीने से पहले की बुक वैल्यू गिवन है। तो जब मैंने फार्मूला लगाना है तो बुक वैल्यू का फार्मूला मेरे पास जब आएगा तो C इंटू 1 माइनस आर टी, क्योंकि एक फैक्टर तो है ना मंथ वाला और दूसरा वाला फैक्टर नहीं है, R की पावर T। तो बुक वैल्यू कितनी गिवन थी? 3,50,000। कॉस्ट मेरे पास फाइंड करनी है, 1 माइनस रेट कितना था? 10%, 3/12, और 1 माइनस 0.90 की पावर 6। अब ये सारा फैक्टर इस तरह का डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई? 6,7,5,4,7,3 या 7,4 एक ही बात है। अब अभी ठहरो, अगर मैं 3,50,000 का और इन दोनों का डिफरेंस लूं, मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आएगी, लेकिन वो भी 1125 तक होगी। वो भी कहां तक होगी? 1, क्योंकि मैंने जो डिफरेंस लिया है कॉस्ट से लेकर किस दिन की बुक वैल्यू तक लिया डिफरेंस, और मुझे तो चाहिए इसके फिर 2 तरीके। मैं कह दूं जो बंदा पढ़ाई के साथ साथ अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, वो तभी इस्तेमाल हो सकती है कि बाकी जिंदगी के मामलात कम हो। अगर जिंदगी के बाकी मामलात में आप उलझे हुए हैं ना, तो फिर ये बस ये इसमें भी उलझन ही रहेगी। तो आप लोगों ने एक तरीका तो ये था कि आपने कॉस्ट फाइंड कर ली। कॉस्ट कितनी आई? 6,7,5,4,7, 4 या 3 कोई बात नहीं है, तो ₹1 का खैर। अब हमें चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कुछ लोग क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लिखते हैं जैसे हम नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ऐसा तो करना ही नहीं यहां पर। उसकी वजह क्या है? हाँ जी, उसकी वजह यह है कि 3 महीनों की डेप्रिसिएशन अभी उसके अंदर नहीं है, और ये सबसे ज्यादा वर्किंग हमारी पेपर में ये करनी है हमने, सबसे ज्यादा। क्योंकि जब भी हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए होती है ना, हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है साल के शुरू की, तो सबसे ज्यादा मेन वर्किंग हमारी इस्तेमाल होनी है अपनी कैलकुलेशन के अंदर और क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें हमने क्या करना है, आपने कितनी कॉस्ट फाइंड की? 6,7,5,4,7,4, इसमें से 3,50,000 हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्ट है कितनी? 3,25,4,7। ये जो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर 3 महीनों की स्टिल, 4 महीनों की स्टिल डेप्रिसिएशन मिसिंग है। कौन से 4 महीनों वाली? ये तो 1125 तक है, अप्रैल तक के 4 महीने। उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर आनी थी या बुक वैल्यू पे आनी थी? इस 3,50,000 का हमने लेना था 10% और 4/11,1,1,6,6. ये जो 11,666 डेप्रिसिएशन है ये इसके अंदर मिसिंग है। ये भी ऐड करेंगे 3,3,7,1। देखें, कॉस्ट में से हमने बुक वैल्यू माइनस की, ऐसा ही है। हमारे पास ये क्या चीज अमाउंट आई? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की फुल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या इसके अंदर कुछ मिसिंग है? मिसिंग है। वजह, क्योंकि जो आपने फाइंड किया है वो तो 1125 है और जो डिस्पोजल है वो 30 था। 4 महीने की डेप्रिसिएशन मिसिंग है, तो हमने 4 महीने की डेप्रिसिएशन अलग से फाइंड कर ली और वो उसके अंदर आकर ऐड कर दी। अब ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फुल फ्लेज है और ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। पहले हम डेट फैच कर दें, एक मिनट मैं ये लिख लूं। अक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी फाइंड की? 3,37,140 और अब आपके पास एसओपीएल कितना आ गया? 38,33,4। इसमें बात क्लियर होगी। जो हम करना चाह रहे थे कि आपने ये भी देखना है कि बुक वैल्यू किस दिन की है। वो बुक वैल्यू कुछ महीने आगे पीछे वो कर सकता है डिस्पोजल से। अब बाकी ना इसमें कई मेथड्स हैं।
आप ना किसी एक फॉर्मेट को याद रखो जो आपने पेपर पर अप्लाई करना है, और घर में बैठ के इधर उधर के काम किया करो, और फिर वो अपने सोल्यूशन मैच भी किया करो कि एक सवाल के ऊपर नहीं, दो चार डिफरेंट सिचुएशन सिनेरियो सोच के फिर उसके ऊपर अप्लाई करके अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं, क्योंकि इसके और भी कई मेथड्स होते हैं, तो लेकिन हमने कोई एक स्टैंडर्ड रखना है जिस पर सब लोगों को हमने पक्का करना है। कुछ लोग तो सोचते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें जो समझा दिया गया है हमने इधर उधर नहीं होना। डन। अब आगे एक जी कर सकते हो, और देखो ना मैंने क्या किया है, मैंने इससे क्या फाइंड किया, कॉस्ट फाइंड की, और उसके बाद जो 4 में रिडक्शन है वो फाइंड कर ली। आपने क्या किया, पहले आपने बुक वैल्यू फाइंड की, आपने मैथ, आपके भी 2 स्टेप है मेरे भी 2 स्टेप है, आपने जो पहले स्टेप किया है वो मैंने बाद में किया है, जो आपने बाद में मैंने पहले कर लिया। जो आपको समझ लगा वो आप करो, जो मुझे समझ आता वो मैं करता हूँ। तरीका चीज एक ही है। चलिए जी अगला सवाल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनाब, एसेट sold for rupees 350,000 at 30th June 2024, whose book value at this date is rupees, हो सकता है। फिर 100 वाला मेथड, ये कॉस्ट और बुक वैल्यू का रिलेशन है, और इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू आपको कोई और वैल्यू गिवन है, मतलब डेप्रिसिएशन वो दे देता है, वो आपको क्यूमुलेटेड डिडक्शन दे देता है, उससे हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो फिर 100 वाला मेथड है। वो 100 वाला मेथड तो फुल फ्लेज मेथड है ना, उसे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। ये वाले फार्मूला सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। वो 100 वाला मेथड के भी 1-2 सवाल हमने करने हैं। हाँ जी, पहले ये पक्का हो जाए ना ये वाला, तो फिर 100 वाले मेथड के 1-2 सवाल करके फिर अपने कॉन्सेप्ट खत्म करें। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें मदद वैल्यू की 4 हो सकता है, फिर बोले 100 वाला मेथड बेस्ट होता है। जब ये फार्मूला फेल हो जाता है ना तो फिर लेट 100 करके वो हल कर लेते। सॉरी क्या एडिशन, नहीं वो तो पूरा सवाल आएगा ना, अभी तो हम सिर्फ बुक वैल्यू से कॉस्ट और कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। Whose book value at this date is 390,000, which was purchased at 1/10/2020. Rate of depreciation 15% reducing balance method. हाँ जी, अब इसकी एंट्री पास करें, बोलना किसी ने नहीं है, पूछना है मैंने।
हो गए। हाँ सर में बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है? 713289। हाँ जी, किसी को इसके ऊपर इतराज है? मतलब सबकी यही आ रही है? शर्माना नहीं है कि अगर मैंने, वरना मैं फाइन नहीं करवाऊंगा अगर आप लोगों ने मान लिया कि हाँ समी कैलकुलेटर नहीं है सही। अब सजावल हाँ मैंने कहा कौन सी हाँ गलत है यार, तो इसलिए तो पूछ रहा हूं कि आप कर देख लेते, हो सकता है आपके ठीक। अब आपको पता क्यों इतबार नहीं आ रहा? क्योंकि सबने कह दिया यही है। हो सकता है सबकी गलत हो, उन्होंने सबने मान लिया। अगर आपने ठीक किया है हो सकता है वो ठीक हो। और किसको इतराज है इसके ऊपर? मतलब उसकी ये वैल्यू ना आ रही हो, नहीं आ रही है, यही है, नहीं है ये, सब से पूछ नहीं है ये। चले देखते हैं फिर। देखिए आपने एसेट खरीदा कब था? इसका मतलब है 2020 में भी कुछ मंथ है। 2020 के कितने महीने हैं? डन। बेचा कब? 24 में, उसमें भी महीने हैं। हमारा ईयर जो अभी तक चल रहा है ना, हमने कहा कि जनवरी टू दिसंबर है। इसका मतलब है 20 के 3 महीने उसका अलग फैक्टर होगा और 24 के 6 महीने उसका अलग फैक्टर होगा और बाकी दरमियान वाले साल का अलग फैक्टर होगा, वो कंपाउंड होगा। अब 21 यानी 2020 के तो 3 महीने हैं, फिर आगे 21 आ गया, 22 आ गया और 23 आ गया। 3 साल हो गए कंपाउंड के लिए और बाकी 2 हो गए सिंपल इंटरेस्ट के। तो हम जब फार्मूला लगाएंगे हमारे पास आ जाएगी जनाब, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर टी। 2 फैक्टर लगेंगे अब, क्योंकि एक एडिशन वाले भी कुछ मंथ है और इनको इकट्ठा करके नहीं लिखना। इनटू 1 माइनस आर की पावर टी। बुक वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 390,000। कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी 1 माइनस रेट कितना? 12%, 15%। एक टाइम है 3/12 और एक है, ये मंथ के लिए हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता है। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, याद रखना, क्योंकि एक एडिशन वाला हो सकता है, एक डिस्पोजल वाला हो सकता है। हाँ ऐसा पॉसिबल है ये दोनों फैक्टर ही ना लगे या कोई एक लगे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं आते। और टाइम हमारे पास कितना है जी? की पावर। अब सिंपल पहले इन तीनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। जो जवाब आएगा 390,000 पे जाकर डिवाइड हो जाएगा आपके पास कॉस्ट 728। हाँ जी, अगर ये बात बताओ आप गलत कहां पे कर रहे थे जिसका आंसर नहीं आ रहा था? कैलकुलेशन में गलती थी या फार्मूले के अंदर ही गलती थी? अच्छा, तो हमारे पास आ गया 713289। तो फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इनका डिफरेंस आ गया 32328। डन। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ आपने खुद करने हैं और ये सिर्फ बुक वैल्यू से कॉस्ट और कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करने के। इसके अलावा कल 2 से 3 क्वेश्चन हमने छोटे छोटे करने हैं जिसमें मैं आपको 100 वाली प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर हमारा दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे हमने। चलो कोशिश है कॉस्ट मॉडल हमारा खत्म हो जाए सैटरडे तक।